हाँ भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों 2100 प्रश्नों की अपन सीरीज चल रही थी और 2100 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का सफर जो है ना अपन ने पहले की क्लासों में तय कर लिया था। लगभग 1600 के आसपास प्रश्न जो है ना अपन ने पहले ही क्लास में कर लिए थे। अब उससे आगे के प्रश्न जो बचते हैं, मुश्किल से 10 दिन का मैटर भी नहीं रहा है अपने पास। 10 दिन के अंदर अंदर अपने 2100 प्रश्न क्या हो जाएंगे, लगभग पूरे हो जाएंगे। तो बहुत जल्द अपन 2100 प्रश्नों के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस 21 को प्रश्नों के बाद, ये जो 2100 प्रश्नों का लेवल करने के बाद में जायज़ है कि आपको अपना शिक्षण विधियों का स्तर है ना थोड़ा सा उठा हुआ अभी लग रहा होगा। आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि नहीं, अब शिक्षण विधि है ना ईजी हो गई है, तो उसको समझना आसान हो गया है। और मेरा उद्देश्य केवल और केवल शिक्षण विधि कराना ही नहीं है, मैं आपको ऑप्शन समझाना, प्रश्न को समझाना, किस तरीके से काटते हैं, गलत ऑप्शन को कैसे निकाला जाता है, ऐसे भी मैं आपको कई तरह की जानकारी देने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके ऑप्शन काटने भी आपको एक प्रकार की क्या महसूस हो दोस्तों, सुविधाएं महसूस हो। तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी, आप तैयारी कर ही रहे होंगे और थोड़े दिन है ना केवल आपको जब तक थोड़ी अस्वस्थताएं चल रही है ना तब तक आपको केवल नाइट की क्लास मिल रही है। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है ना, उसके बाद में आपको तुरंत फटाफट से मैं थ्योरी की क्लासेस करवा दूंगा। और जैसे थ्योरी की क्लास कंप्लीट हुई नहीं, आपका मैटर एक बार शिक्षण विधियों का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा कि इसके बाहर शिक्षण विधियों का कुछ बचता भी नहीं है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन साइकोलॉजी के हाथ लगाएंगे। साइकोलॉजी के लिए भी अपन को 1 महीना मिलेगा पूरा प्रॉपर। तो 1 महीने जितनी साइकोलॉजी है भी नहीं है, 20 नंबर की साइकोलॉजी है, किस तरीके से जितना रीड का लेवल है वो लेते रहेंगे और धीरे धीरे साइकोलॉजी को भी क्या कर देंगे अपन, पूरी कर देंगे। ऐसे प्रश्नोत्तरी के द्वारा या कैसे भी करके आपको साइकोलॉजी पढ़ा दूंगा। मैंने कहा ना मैं हल्की फुल्की साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, कमेंटमेंट मैंने ये नहीं 100% पढ़ाने की बात नहीं की है। हाँ, साइकोलॉजी भी आपको जिस तरीके से शिक्षण विधि करवाना उस तरीके से कुछ पार्ट साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रश्न आते हैं वहां से मैं आपको कुछ साइकोलॉजी भी क्या करूंगा, साथ साथ में पूरी करवा दूंगा। तो बहुत टाइम पड़ा है अभी अपने पास में, 1.5 महीनों से ज़्यादा समय पड़ा हुआ है, आराम से अपन पढ़ सकते हैं। एक बार इन शिक्षण विधि को एक बार 60 नंबर क्लियर करते हैं, बीच में यदि साइकोलॉजी लेकर के आ जाएंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए पहले जो शुरू किया है उसको अपन कंप्लीट करते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद में अपन दूसरी को हाथ लगा देते हैं। दोस्तों चलिए, आज का पहला प्रश्न आपका यह रहा 35वीं क्लास का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, पहला प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप बालकों का जो मूल्यांकन लेते हो उस मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, मूल्यांकन आपको क्यों लिया जाना चाहिए। ये कह रहा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को ढूंढना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में उन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना, या विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांचना। दोस्तों पहला देखिए, विद्यार्थियों की त्रुटियों को ढूंढना। देखो, त्रुटियों को पता लगाना भी एक प्रकार की मूल्यांकन का भाग है, लेकिन ये कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। हालांकि ये चारों के चारों मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, लेकिन ये मेन उद्देश्य की बात कर रहा है, तो ये इतना मेन नहीं है। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अगली कक्षा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो ये है सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मूल्यांकन जो है ना, मूल्यांकन का मुख्य अर्थ या मुख्य संबंध भी किससे है, समस्या और समस्या का निदान से है। समस्या का पता लगाना और समस्या का निराकरण करना, यही मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है। बाकी तो बालक सीख ही रहा है, बालक सीखने में किसको कहाँ दिक्कत हो रही है इस चीज़ का पता लगा लो, और जहाँ दिक्कत हो रही है उसका क्या कर देना है, आपको समाधान कर देना है। तो सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान एवं उपचार करना, ये मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों की उपलब्धि को जांचना, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य, लेकिन इतना नहीं है। इसने मुख्य की बात की है दोस्तों, तो मुख्य रूप से अपन देखें तो मुख्य रूप से आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा कि सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। ये देखिए प्रश्न क्या आ गया, आकलन। आकलन जो है, आकलन के बारे में पूछ रहा है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, सत्रांत की गतिविधि है, पाठ पढ़ने के बाद की क्रिया किया जाना चाहिए, बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाता है। ये पूछ रहा है आकलन जो है वो क्या है, क्या आकलन बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाता है? नहीं, आकलन का अर्थ केवल और केवल त्रुटियां ढूंढना नहीं होता है दोस्तों, ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। ये कह रहा है पाठ पढ़ने के बाद ही किया जाना चाहिए। हाँ, आकलन पढ़ाने के बाद ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पाठ पढ़ाने के बाद ही हो, पाठ पढ़ाने के मध्य में भी आप कर सकते हो, ये भी नहीं है। सत्रांत की गतिविधि, सत्र के अंत में होने वाली एक प्रकार की गतिविधि नहीं। मूल्यांकन कोई जरूरी नहीं है कि आप सत्र के अंत पर लो, तो ये नहीं। मूल्यांकन एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया जो चलती है ना, उसका एक अभिन्न अंग क्या है?
मूल्यांकन है। इसीलिए तो ब्लूम ने 3 अंग बताए थे ना दोस्तों। ब्लूम ने नहीं बताई थी त्रिमुखी वाली अवधारणा। त्रिमुखी वाली अवधारणा में उसने यही तो बताया था, उद्देश्य का निर्माण करना, बालकों को अधिगम अनुभव देना और मूल्यांकन। ये क्या है? अभिन्न अंग है शिक्षक के। तो शिक्षण का जो अभिन्न अंग है वो किसे माना जाता है? मूल्यांकन को। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है या एक प्रमुख हिस्सा है दोस्तों। ये जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो उसका कारण क्या है? एक पेपर है जिसकी परीक्षाएं आप एक से अधिक बार ले रहे हो, बार बार उस परीक्षण की जांच कर रहे हो, लगभग परिणामों में कोई अंतर नहीं आ रहा, करने पर भी कोई अंतर नहीं आता, उसका कारण क्या है? वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता। दोस्तों जब किसी परीक्षा का बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता है तो उसको तो हम कहते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठता। क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता। क्योंकि एक परिणाम का बार बार आप जांच कर रहे हो फिर भी कोई अंतर नहीं आ रहा है तो ये गुण क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठता कहलाएगा। जब किसी परीक्षा का बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो होगी वस्तुनिष्ठता। लेकिन एक ही परीक्षक के द्वारा वही कॉपी चेक करने अगर अंतर लगभग समान रहता है ना, कोई अंतर नहीं आ रहा है तो वस्तुनिष्ठता, 1 नंबर का भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन लगभग बराबर नंबर आ रहे हैं तो विश्वसनीयता होगी। तो ये तो कह रहे हैं बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता, और कोई अंतर तो वस्तुनिष्ठता में नहीं आता, अबसद वाले प्रश्नों में नहीं आता। कितनी बार जांच करवा लो पेपर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। किताबों में सी दे रखा है लेकिन सी नहीं होगा भाई। मूल्यांकन एवं परीक्षण में अंतर है। मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर है दोस्तों? पाठ्यक्रम की दृष्टि से, व्यापकता की दृष्टि से, अंकन की दृष्टि से या औपचारिक दृष्टि से? ये कह रहा है मूल्यांकन और परीक्षण में क्या अंतर है दोस्तों? तो मूल्यांकन और परीक्षण में पाठ्यक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। मूल्यांकन भी उसी पाठ्यक्रम का लिया जाता है जिस पाठ्यक्रम का परीक्षण लिया जाता है। अंकन की दृष्टि में भी कोई नहीं, इसमें भी नंबर दिए जाते हैं, इसमें भी नंबर दिए जाते हैं। औपचारिक दृष्टि से भी कुछ नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। सही इसका आंसर होगा व्यापकता की दृष्टि से। मूल्यांकन जो होता है एक पाठ के बीच में, एक पाठ पढ़ाने के बाद में या कुछ समय के बाद में ले लिया जाता है। ये परीक्षण जो होता है एक निश्चित समय के बाद में होता है, जैसे 6 महीने के बाद हो रहा है, 12 महीने के बाद हो रहा है, 8 महीने के बाद हो रहा है। व्यापकता की दृष्टि से इसमें क्या होता है कि एक बहुत सारे पाठों का समावेश होता है, इसमें कम पाठों का समावेश होता है। तो ये कह रहा है कि मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर है। तो मूल्यांकन और परीक्षण में जो अंतर है ना दोस्तों, वो किसकी दृष्टि से? व्यापकता की दृष्टि से दोनों में क्या है? अंतर है। तो बी जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ये कह रहा है विचारों को अभिव्यक्त करना किस प्रकार के प्रश्न में, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु प्रश्नों में या अति लघुतरात्मक प्रश्नों में? तो विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्न में हो सकती है जिसमें आप खुल करके अपने विचारों को लिख सकते हो? निबंधात्मक प्रश्न, लघु या अति लघु? देखो इन तीनों में तो ये कह रहा है कि अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कोई विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती, ये बंद अंत के प्रश्न कहलाते हैं। इसमें केवल और केवल आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिक्त स्थान भरना है, सही गलत बताना है, बस इतना सा। विचार कुछ भी यहाँ पे अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर आता है भाई निबंधात्मक प्रश्न, इसमें तो होता है, लघुतरात्मक में भी होता है, अति लघुतरात्मक भी होता है। ये कह रहा है विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। अब यहाँ पे वेटेज देखना होगा क्योंकि इसमें भी विचार की अभिव्यक्ति होती है, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, लेकिन सर्वाधिक किसमें होती है? तो निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। इसलिए जो आपका सही उत्तर जाएगा ना वो कौन सा जाएगा? निबंधात्मक। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो विचारों की अभिव्यक्ति आपके निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। आपकी मर्जी, जितना चाहो उतना लिख दो, जैसे आपके विचार है उसके अंदर क्या करो भाई, लिख दो निबंधात्मक प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखो अब अपने क्या है कि धीरे धीरे सीरीज खत्म होने वाली है। ये जो अपना सेशन चल रहा है ना, धीरे धीरे ये सेशन पूरे होने आए हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, वापस से जो टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके कुछ प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। तो एक बार क्या होगा, वो टॉपिक भी अपने माइंड से निकल जाएगा। आज जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो अधिकतर मापन मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगली बार मैं किसी और टॉपिक से जुड़े हुए लाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि 400-500 प्रश्न जितने भी बच्चे हैं इसके अंदर एक बार सबसे सारा कोर्स एक बार धीरे धीरे हल्का फुल्का क्या हो जाए, वापस से कवर हो जाए। ये देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम की व्याप्ति, विद्यार्थियों का हित या समय कम?
देखो समय कम, विद्यार्थियों का हित और पाठ्यक्रम की व्याप्ति, ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने किया रटाई से मुक्ति। क्योंकि जब परीक्षा निबंधात्मक प्रश्नों में ली जाती थी, जब परीक्षा में आपको निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं ना, तब आपको बहुत कुछ रट रट करके याद करना पड़ता था, क्योंकि उनके उत्तर लिखित रूप में लिखना पड़ता है, बड़े रूप में। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल आपको उत्तर लिखना नहीं होता है, उसमें उत्तर केवल पहचानना होता है, और उत्तर पहचानने के लिए समझना जरूरी, रटने का जरूरी नहीं है। क्योंकि समझ लीजिए कोई ऐसी बड़ी सी स्पेलिंग थी जो यदि आपको याद नहीं हो रही है, अभी क्या करोगे कि मान लीजिए निबंधात्मक प्रश्नों से टेस्ट देना है ना, तो वो कुछ भी हो जाए वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेनी है तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा हिंट देख लो, हाँ ये आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इसको समझ जाऊंगा। तो रटने से मुक्ति देने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है, इससे बालकों की रटाई से मुक्ति होगी, बालक क्या करने लग गए, समझने लग गए दोस्तों। इसलिए आपकी रीट की जो परीक्षा है ना, वो भी कौन सी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, ये भी आपको रटने से मुक्त करती है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, रटने वाले बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन समझने वाले बच्चों के होते हैं। उद्देश्यों का सीधा संबंध किससे है, ये पूछ रहा है भाई। देखो इसमें दो चीजें, मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे है ये पूछ ले तो अलग बात है। मूल्यांकन का जो सीधा संबंध होता है, मूल्यांकन का संबंध होता है दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों से। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, शैक्षिक उद्देश्यों से। लेकिन ये पूछ रहा है कि उद्देश्यों का संबंध किससे है, क्या उद्देश्यों का संबंध शिक्षक से है, या उद्देश्यों का संबंध शिक्षण से है, या उद्देश्य का संबंध शिक्षा से है, या उद्देश्यों का संबंध पाठ से है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है उद्देश्यों का सीधा संबंध किससे है। भले शिक्षक उद्देश्यों को बनाता होगा, शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से कराया जाता होगा, लेकिन शिक्षक और शिक्षण दोनों शिक्षा के ऊपर निर्भर है। तो उद्देश्यों का जो सीधा संबंध होगा ना, वो किससे होगा, आपका शिक्षा से होगा, ना कि शिक्षक या शिक्षण से होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, आपका सी सही उत्तर होगा कि मूल्यांकन का सीधा संबंध है। तो मूल्यांकन का सीधा संबंध है दोस्तों, शिक्षा से सीधा संबंध है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में मूल्यांकन किसमें भाई, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। हिंदी में मूल्यांकन क्यों लिया जाता है, हिंदी में मूल्यांकन लेने के पीछे क्या कारण है, हिंदी में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है, ये पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नति देना, भाषा के प्रति जागृत करना, या कोई नहीं। दोस्तों हिंदी मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नति देना, या भाषा के प्रति जागृत करना। या देखो विषय की जांच करना या अगली कक्षा में क्रमोन्नति करना, तो ये तो नहीं हो सकता। मूल्यांकन हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हो, बालक को हिंदी आती है कि नहीं आती है, कोई नहीं आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से एक देखना है, भाषा के प्रति जागृत करना या विषय की जांच करना। दोस्तों दो चीज हो सकती है, हिंदी का मूल्यांकन भाषा के प्रति जागृत करने के लिए आपको अभिप्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन ये विषय की जांच, विषय कौन सी है, हिंदी, तो हिंदी उसको कितनी आती है इसी की तो जांच करेगा हिंदी विषय के अंदर। और क्या जांच करेगा भाई, हिंदी विषय के अंदर मूल्यांकन क्या जांच करेगा कि हिंदी में उसको कितना आता है, या जो पढ़ाया है विषय वस्तु जो पढ़ाई है उसकी जांच करना। यहाँ पे इस चीज से भी ज्यादा वेटेज ए का सही है। यहाँ पे मैं जो सही करूंगा ना दोस्तों, क्या करूंगा, ए सही करूंगा, लेकिन किताब में इस प्रश्न को क्या बता रखा है, सी सही बता रखा है, लेकिन नहीं है। यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4। तो मैंने आपको ये पहले बता रखे मूल्यांकन की दृष्टि से यदि देखा जाए, मूल्यांकन की दृष्टि से यदि प्रश्नों के प्रकार की बात करें, तो मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्नों के दोस्तों 3 प्रकार है भाई। कितने प्रकार है भाई, 3 प्रकार है। 3 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, एक तो आ जाते हैं आपके मौखिक प्रश्न। कौन से आ जाते हैं भाई, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों में क्या होता है, जो बोल करके देते हो। फिर यहाँ आ जाते हैं आपके लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न वापिस 2 प्रकार के, ये बंद मुक्त वाले और एक अंत मुक्त वाले। यही प्रश्नों के क्या कहलाएंगे, प्रकार कहलाएंगे। प्रायोगिक प्रश्न नहीं होते, ध्यान रखना। प्रायोगिक प्रश्नों के प्रकार, प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, प्रयोग के प्रश्न कभी पूछे नहीं जा सकते, प्रयोग करके दिखाइए, प्रयोग कराए जाते हैं। तो प्रश्न कितने हो गए भाई, 3 प्रकार के हो गए ना, मौखिक प्रश्न पत्र हो गए, उसके बाद में लिख वस्तुनिष्ठ हो गए और निबंधात्मक हो गए। ये 3 क्या कहलाएंगे, प्रश्नों के प्रकार कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी सिंपल सा। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित या कोई नहीं। दोस्तों व्यापक होता है मूल्यांकन का क्षेत्र। कैसा होता है, सीमित या संकुचित नहीं होता है। मूल्यांकन का भी क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। हाँ परीक्षण से कम होता है, लेकिन इसका भी होता कहता है क्षेत्र व्यापक ही होता है। क्षेत्र कभी भी सीमित या संकुचित नहीं होता है दोस्तों। तो मूल्यांकन का क्षेत्र भी कैसा होगा, आपका व्यापक ही होगा। यहाँ पे भी आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, ए बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा।
ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, उसी में से है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है दोस्तों? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक या उपयुक्त सभी। तो ये कह रहा है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों के किस किस पक्ष का ज्ञान किया जाता है। दोस्तों देखो, ज्ञानात्मक पक्ष का तो मेन ही है दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष का तो किया जाता है, लेकिन भावात्मक पक्ष का भी किया जाता है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते, भावात्मक पक्ष आ जाता है दोस्तों। जब दो आ गए हैं तो अपन को क्या करना है, मनोक्रियात्मक पक्ष का कम लाभ है लेकिन फिर भी है, तो इसलिए क्या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है? तीनों पक्षों का मापन किया जाता है, केवल भावात्मक पक्ष का मापन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, डी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी रहेगी? मापन, मूल्यांकन, जांच या परीक्षण। ये कह रहा है भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक रहेगी। बात ही ये मापन की कर रहा है, तो सीधा आंसर भी इसको क्या कर दो, आप मापन कर दो। ए इसका सही उत्तर हो गया। मापन किस विषय वस्तु या उपलब्धि का मान है? ये पूछ रहा है मापन जो है ना, किस विषय वस्तु या उपलब्धि का मान है दोस्तों? संख्यात्मक या परिमाणात्मक, या संख्यात्मक या परिमाणात्मक, गुणात्मक, संख्यात्मक या गुणात्मक, या उपयुक्त सभी। मापन किस विषय वस्तु के उपलब्धि का मान है? मापन का मतलब होता है दोस्तों मापना। मापन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मापना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के, बालक के परीक्षा में से 100 में से 55 नंबर आए। ये जो 100 में से 55 आपने लिखा है ना, इसे हम क्या कह देंगे? मापन कह देंगे। फिर इसके आगे लिखते हो भाई 100 में से 55 नंबर आए हैं, ये सेकेंड डिवीजन पास हुआ है, फेल हुआ है, पास हुआ है, कितने नंबर से फेल हुआ है। यदि आगे व्याख्या करते हैं ना, तो इन दोनों को एक साथ में मिला करके हम क्या कह सकते हैं? मूल्यांकन कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है आपको कि मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान है। संख्यात्मक या परिमाणात्मक, संख्यात्मक कह दो या परिमाणात्मक कह दो, एक ही बात है। या गुणात्मक, संख्यात्मक और गुणात्मक, या उपयुक्त सभी। मापन जो करते हो वो कौन सा होता है भाई? संख्यात्मक होता है या गुणात्मक होता है? मापन केवल और केवल कैसा होता है आपका? संख्यात्मक या परिमाणात्मक। न संख्यात्मक होता है न गुणात्मक होता है। न संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों एक साथ में होता है दोस्तों। गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों एक साथ में नहीं हो सकता। ये कह रहा संख्यात्मक होता है या गुणात्मक होता है, या संख्यात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। इसमें ध्यान रखना भाई, मापन जो होता है वो केवल संख्यात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है। यहाँ पे जो सही उपलब्धि का मान है संख्यात्मक, ए सही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका? ए सही। माप तो भले ही गुणों का करता है, किसी एक गुण की पहचान करता है, लेकिन ये मुख्य रूप से कैसा है भाई? संख्यात्मक या परिमाणात्मक। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? ये पूछ रहा है भाई, किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है? ये पूछ रहा है। तो गुण या विशेषता में कितनी है के बारे में पूछ रहा है। मापन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, इसने कितनी है मतलब क्या पूछा है? संख्या के बारे में पूछ रहा है। कितनी है का मतलब क्या है? संख्या के बारे में। ये कह रहा है किसके द्वारा पता लगाया जाता है कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है। इतना गुण या विशेषता में कैसी है, तब तो आएगा आपका मूल्यांकन। कितनी है ये मापन। किसके द्वारा पता लगाओगे आप? मापन के द्वारा लगाओगे। यहां पे भी जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा। ये देखिए, मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न योग्यता तथा गुणों के परिणाम के संबंध में किसी गुण योग्यता अथवा विशेषताओं का मूल्य निर्धारण में, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा बनाया जाता है विभिन्न योग्यता तथा गुणों के परिणाम के संबंध में। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। किसी गुण योग्यता विशेषता का मूल्य निर्धारण में नहीं, कि मूल्य निर्धारण में, या ये भी सही लग रहा है। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में, ये नहीं दोस्तों। ये तो विभिन्न योग्यता तथा गुणों के परिणाम के संबंध में, जो गुणों के परिणाम के संबंध में मूल्यांकन भी होता है। ये कह रहा है किसी गुण योग्यता अथवा विशेष के मूल्य निर्धारण में। बिल्कुल मूल्य का निर्धारण यही करता है कि कितना इसने कैटेगरी में सीखा है और कितना नहीं सीखा। भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज प्रश्न सारे छोटे छोटे हैं ना। देखिए प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली की पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में
कुल मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने बच्चों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली की पुस्तक का नाम क्या दे रखा है इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ध्यान, राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य कितने बच्चों को सम्मिलित किया गया है, बच्चों नहीं ऐसे, कितने तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, कितने तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, 1 2 4 3 5। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चीजों के बारे में बताया दोस्तों। सबसे पहला जो बताया है वो बताया है उद्देश्य का निर्माण, उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है इसकी जांच करनी। पहली क्या बात बताई उन्होंने, आपके उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है इसकी आपको क्या करनी है दोस्तों, जांच करनी है। दूसरा, शिक्षण अधिगम अनुभव कितना प्रभावी रहा, शिक्षण अधिगम अनुभव कितना प्रभावी रहा इसकी जांच करनी। मूल्यांकन में किसकी जांच करनी है, सबसे पहले तो जांच करनी है कि उद्देश्य का निर्माण ने, उद्देश्य का जो निर्माण किया था उसकी पूर्ति कहां तक हुई है, एक चीज का तो ये पता लगाना। दूसरी पता लगाना शिक्षण अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, आपने जो शिक्षण अनुभव बालकों को दिए थे वो बालक कितने प्रभावी तरीके से सीखे, इसका पता भी किसके द्वारा लगाया जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा। तीसरे नंबर पर बताई थी कि शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रहीं। इन तीनों आपने जो जिन शिक्षण विधियों के द्वारा कक्षा के अंदर पढ़ाया था वह शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रहीं, इन तीनों की तीनों बातों की जांच करना, ये किसके अंतर्गत लिखी, ये तीनों की जांच करना क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। और ये तीनों की तीनों बातें मूल्यांकन की किस में लिखी हुई है, तो उस किताब में लिखी हुई है कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। और कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन की किताब किसकी है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली की है। तो कितनी बातें लिखी दोस्तों, 3 बातें लिखी। कौन कौन सी लिखी, सबसे पहले कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, दूसरी उन्होंने लिख रखी है भाई अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, और तीसरी बात लिख रखी है उन्होंने शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रहीं। इन 3 चीजों की जांच करना क्या कहलाएगा, आपका मूल्यांकन कहलाएगा। ये बात किसने कही थी, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा अपनी पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत कही गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी 3 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया में किसे शामिल किया गया है, शिक्षण उद्देश्य को, प्रविधि को, अधिगम अनुभव को या उपयुक्त सभी को। देखिए आप मूल्यांकन ले रहे हो ना, देखो मूल्यांकन प्रक्रिया में अगर बात करें तो मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया है। मूल्यांकन कब लिया जाएगा, जब आप बालकों को शिक्षण करवा दोगे। बालकों को जब तक शिक्षण नहीं करवाओगे तब तक मूल्यांकन कैसे लोगे, शिक्षण करवाना कंपलसरी होगा। शिक्षण करवाओगे तो किसी न किसी विधि के द्वारा ही करवाओगे, जाहिर सी बात है। शिक्षण करवाने से पहले उद्देश्य का भी निर्माण करोगे तब शिक्षण करवाओगे। तो उद्देश्य का निर्माण करा के शिक्षण करवा रहे हो, और शिक्षण किसके द्वारा करवा रहे हो, विधि के द्वारा। तब बालकों को क्या प्राप्त होंगे, अनुभव प्राप्त होंगे। अनुभव भी कैसे प्राप्त होंगे, आपके अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे, सीखने के अनुभव प्राप्त होंगे, अधिगम अनुभव बालकों को प्राप्त होंगे। अब अधिगम अनुभव यदि बालकों को प्राप्त होंगे तो इनका भी क्या किया जाएगा, मूल्यांकन। अब तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो जब आप मूल्यांकन लोगे तब इन सारी चीजों का क्या करोगे, जांच करोगे। ये प्रश्न भी यही पूछ रहा है आपसे कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया में किसे शामिल किया गया है, शिक्षण उद्देश्य को, प्रविधि को, अधिगम अनुभव को या उपयुक्त सभी को। इन सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे भाई। शिक्षण उद्देश्य को भी कर देंगे, प्रविधि को भी कर देंगे और अधिगम अनुभव को भी क्या करेंगे, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में इन सबको क्या किया है, शामिल किया गया है। डी जो होगा इसका आंसर सही होगा। केवल शिक्षण उद्देश्य मत करना दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य तब करना जब प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाए कि पाठ योजना में मूल्यांकन का सीधा संबंध होता है, तब आपका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों से। अगर प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछ करके उसने इस प्रकार से पूछा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, तो सारी चीजों को शामिल, अधिगम अनुभव कितने हुए ये भी मूल्यांकन से ही पता चलेगा, प्रविधि आपने जो विधि या प्रविधि प्रयोग किया है वो कितनी प्रभावी रही ये भी पता चलेगा, और शिक्षण उद्देश्य कितने पूरे हुए इसका भी पता चलेगा। इनकी प्रक्रिया में तीनों चीजों को जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन की आवश्यकता है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करने के पीछे क्या रीजन है, मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है।
बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए या उपयुक्त सभी। देखो लगभग ये तीनों की तीनों बातें मूल्यांकन के संदर्भ में सही लग रही है, क्योंकि देखो पहली बात करें कि बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण का अनुमान लगाना, यानी कि आपने जो बालकों को जो पढ़ाया है, जो शिक्षण करवाया है, बालक ने उसमें कितना सीखा है, इसका पता आपको किससे चलेगा? मूल्यांकन से चलेगा। मूल्यांकन से चलेगा तो आप मूल्यांकन से चलेगा मतलब मूल्यांकन लोगे तभी पता चलेगा ना, उसकी मानसिक स्थिति का पता चलेगा कि उसको कितना याद रहा और उसको कितना याद नहीं रहा। आपने जो पढ़ाया उसमें उसका इंटरेस्ट कैसा है, आपने जो पढ़ाया उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये किसके द्वारा पता चलेगा? आपको मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा। जायज है, पहली बात सही है। बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर देना, बालक को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट देना, यह भी बिल्कुल सही है। बालकों को समूह में विभाजित करना पड़ता है, मूल्यांकन की आवश्यकता का गुण है कौन सा? विभेदकारिता। और विभेदकारिता एक अच्छे मूल्यांकन का गुण क्या कहता है? बालकों को अलग अलग अपने स्तर के अनुसार क्या कर देना? विभाजित कर देना, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आपने बालकों को जो सिखाया है उसका आप मूल्यांकन लोगे, बालकों ने कितना सीखा है ये आपको पता चलेगा। तब आप क्या करोगे? शिक्षण विधियों में बदलाव कर सकते हो, सहायक सामग्री में बदलाव कर सकते हो, पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर सकते हो, पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर सकते हो। ये सारे के सारे अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के सोपान है। तो अधिगम प्रक्रिया में सुधार भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तीनों बातें इसमें मुझे क्या लग रही है दोस्तों? बिल्कुल सही लग रही है। यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ये देखिए, मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये सही मैंने करवा भी रखा है, 2 बार सीटेट में पूछ लिया इस प्रश्न को। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इलेडाइट, सुकरात, बीएस ब्लूम या प्लेटो? दोस्तों ये ऑथेंटिक प्रश्न, ये पिन पॉइंटेड प्रश्न है, इसमें कोई पता नहीं चलेगा। दोस्तों ध्यान रखना, मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोग तो किया था दोस्तों इलेडाइट्स ने। किसने किया था? मौखिक परीक्षा का किसने किया था? इलेडाइट्स का। लेकिन मौखिक परीक्षा में प्रश्नों का निर्माण सबसे पहले सुकरात ने किया था। दोनों में अंतर समझना, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि कौन लेकर के आया था? सुकरात लेकर के आया था, जो प्रश्नों के माध्यम से चल रही थी। वो मौखिक परीक्षा भी किसमें हो रही है? प्रश्नों के माध्यम से हो रही है दोस्तों। तो इलेडाइट्स ने केवल मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किया है, प्रश्नों का नहीं। तो ध्यान रखना, मौखिक परीक्षा का निर्माण भी लगभग मेरे नजरिए से सुकरात ने किया है, लेकिन ये कह रहा है सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तब आपका नाम याद रखना है आपको, इलेडाइट्स के द्वारा। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया दोस्तों इलेडाइट्स के द्वारा। ए जो होगा बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। ये देखो, अब यहां पे प्रश्न चेंज हो गया। ये प्रश्न क्या कह रहा है? मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? प्लेटो ने, सुकरात ने, मोरेनो ने या हर्बर्ट ने? दोस्तों अब देखो, मौखिक प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं लेना ये किसने कही थी? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। तो ये बात सुकरात ने की थी। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था, तो सूत्रपात तो सुकरात ने किया था। लेकिन आपको ऐसे पूछ ले कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोग इलेडाइट्स ने किया था। ये दोनों में अंतर है। तो सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? सुकरात के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? प्रयोग इलेडाइट्स के द्वारा किया गया है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? बी 100% आपका यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विशेषण, प्रमुख की योग्यता एवं उच्चारण की कौशलता आदि की जांच की जाती है। प्रायोगिक परीक्षा से, निबंधात्मक परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा? ये क्या कह रहा है प्रश्न? ये कह रहा है कि किसी परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, प्रमुख की योग्यता, उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है। देखो एक एक शब्द को पकड़ो। ये देखिए, ये किसने शब्द दे रखा है? तुरंत अभिव्यक्ति। मुझे ये बात बताओ, किसी चीज में आप तुरंत अभिव्यक्ति किसमें देनी पड़ती है? तुरंत अभिव्यक्ति किसमें देनी पड़ती है? प्रायोगिक परीक्षा में, निबंधात्मक परीक्षा में, मौखिक परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अरे निबंधात्मक परीक्षा में भी आप अभिव्यक्ति दे सकते हो, लेकिन सोचने का समय मिलता है। मौखिक परीक्षा में अध्यापक ने प्रश्न पूछा और तुरंत आपको क्या देनी है? अभिव्यक्ति देनी है। एक इन्होंने और शब्द दे रखा है, उच्चारण की कुशलता। अब बताओ उच्चारण की कुशलता किससे आएगी? प्रायोगिक परीक्षा से आ रही है कि निबंधात्मक परीक्षा से आ रही है, वस्तुनिष्ठ से आ रही है कि मौखिक परीक्षा से आ रही है? उच्चारण की शुद्धता भी इसी आ रही है। 2 पॉइंट अपन को मिल गए। कौन कौन सा मिल गया? एक तो तुरंत अभिव्यक्ति और एक कौन सा मिल गया आपको? उच्चारण की कुशलता। ये दोनों काम किस में हो रहे? मौखिक परीक्षा द्वारा। तो 100% जायज है कि मौखिक परीक्षा इसमें क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। देखो जब भी इतने सारे बड़े बड़े लेने वाले प्रश्न आए ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे प्रश्न को आप समझो, उसके टुकड़े में से भी समझ करके उसका उत्तर निकाल सकते हो। जैसे मैंने अभी निकाल के आपको बताया, सही उत्तर क्या हो गया? मौखिक परीक्षा द्वारा। और 100% सही उत्तर यही है
है कि मौखिक परीक्षा के द्वारा बालकों में कितना प्रत्यास्मरण है, कितना चिंतन कर सकता है, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, प्रमुख की योग्यता एवं उच्चारण की कुशलता आदि की जांच किसके द्वारा की जाती है? इनकी जांच की जाती है दोस्तों मौखिक प्रश्नों के द्वारा। ये देखिए अगला प्रश्न, लिखित परीक्षा के पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा लिखित परीक्षा के पूरक में, लिखित परीक्षा लेने से पहले कौन सी परीक्षा ली जाती है? आपको भी पता है कि विद्यालय में आप छोटी कक्षा में थे तो लिखित परीक्षा से पहले कौन सी परीक्षा होती थी? मौखिक परीक्षाएं होती थी। नॉर्मल सी बात है, मौखिक परीक्षा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? मौखिक परीक्षा बिल्कुल आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत, क्या कह रहा है ये, किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति, बुद्धि की जांच की जाती है? ये कह रहा है किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय की, किसकी उपलब्धि, किसकी जांच कर रहा है ये? उपलब्धि की, अभियोग्यता की, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति और बुद्धि की जांच की जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा? अब देखो इसमें सब कुछ पूछ रखा है। उपलब्धि, बालक ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है? उपलब्धि किसमें प्राप्त करेगा? एक निश्चित समय में। अभियोग्यता, बालक ने कितनी योग्यता प्राप्त की है एक निश्चित समय में, इसकी जांच। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में इसने मौखिक या लिखित की बात नहीं कही है दोस्तों, इसने फिर कहा अभिरुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति यानी कि दृष्टिकोण, है ना, बालक की बुद्धि, इनकी जांच किस परीक्षा में होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होती है, मौखिक परीक्षा में होती है कि निबंधात्मक परीक्षा में होती है, प्रायोगिक परीक्षा में होती है? देखिए बालक का इंटरेस्ट है या नहीं है, मौखिक परीक्षा में इसकी जांच नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि कितनी उसने उपलब्धि हासिल की, कितना उसको आता है या नहीं आता है, इस सब का पता केवल पूछ पूछ करके नहीं लगाया जा सकता। अभियोग्यता, बालक की योग्यता कितनी है, इसका पता भी केवल पूछ पूछ के नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ बड़े जैसे निबंधात्मक प्रश्न यदि आप बालकों को दे देते हो, उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिरुचि, दृष्टिकोण आदि का पता, अब निबंधात्मक प्रश्न दे दोगे तो निबंधात्मक प्रश्न के अंदर क्या होगा? अभियोग्यता का पता नहीं, सारा का सारा कंटेंट। अभियोग्यता का पता कैसे चलेगा? जब पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक का समावेश हो जाए। निबंधात्मक ऐसा प्रश्न है जिसमें अंदर कभी भी है ना पूरी पाठ्य पुस्तक का समावेश नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न 5 से 7 बनोगे तो उसमें पूरी किताब कैसे आएगी? इम्पॉसिबल है दोस्तों, पूरी किताब नहीं आ सकती। तो मौखिक और निबंधात्मक काट दो। अब बच्चे प्रायोगिक या वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक परीक्षाएं अलग बात है, या उपलब्धि परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षाएं हर विषय में नहीं होती है, इसको भी काट दो। काटने के हिसाब से देखोगे सही क्या बचेगा आपका? वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोस्तों, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा ही आप, क्योंकि देखो ज्ञान दे रखा है ना, ज्ञान की उपलब्धि, किसकी उपलब्धि पूछी इसने? ज्ञान की उपलब्धि। और वस्तुनिष्ठता किसके पर आधारित है? ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है। आपको भी पता है कौन से पक्ष पर बल देती है? ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है वस्तुनिष्ठ की परीक्षाएं। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान की उपलब्धि, अभियोग्यता, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति और बुद्धि की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा की जाती है दोस्तों। आपकी भी जो परीक्षाएं हो रही है ना, ये रीट की वस्तुनिष्ठ इसीलिए तो हो रही हैं, हर चीज की क्या करना चाह रहा है एग्जामिनर? इसकी जांच करना चाह रहा है दोस्तों। ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है? किस परीक्षा में बालकों, नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है? वस्तुनिष्ठ, मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा? नमूनों के आधार पर क्या हो गया? मॉडल टाइप की कुछ चीज होगी। तो लिखित और मौखिक परीक्षा में नमूने नहीं आते, नमूने किस में आते हैं? आपके प्रायोगिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? आपके सी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा दोस्तों, कि किसी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर बालकों के कौशल की जांच की जाती है। तो प्रायोगिक परीक्षा जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मूल्यांकन एक है। मूल्यांकन एक प्रकार से क्या है? मूल्यांकन एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक प्रकार की सहकारी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक प्रकार की निर्णय प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी? देखिए सामाजिक प्रक्रिया तो है, क्योंकि बालक पूरा जीवन समाज के सापेक्ष रहता है। बालक अपने जीवन का सारा भाग कहाँ निकालता है? समाज में सापेक्ष रह करके। सहकारी प्रक्रिया भी है, सबको साथ लेकर के चलती है। और इसके बाद में निर्णय तो आता ही है। सहकारी आपको समझ में नहीं आ रही, इन दोनों को पकड़ लो, सामाजिक प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया भी है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा निर्णय दिया जाता है। जब दो सही है तो ऑटोमेटिक क्या सही हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी वाला वैसे ही सही हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? डी वाला उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन की सर्व प्रमुख विशेषता होती है।
अच्छे मूल्यांकन की सबसे बढ़िया विशेषता क्या हो सकती है? सबसे पहली विशेषता क्या हो सकती है भाई अच्छे मूल्यांकन की? सरलता, वैधता, गोपनीयता या व्यापकता? ये कह रहा है कि मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता पूछी है इसने। कैसी विशेषता पूछी? सबसे बेस्ट कौन सी हो सकती है? सरलता, वैधता, गोपनीयता या व्यापकता? देखो, गोपनीयता और सरलता को काटो, ये मूल्यांकन की अच्छी विशेषता नहीं है। मूल्यांकन गोपनीय नहीं होना चाहिए, ये अच्छी विशेषता नहीं है। वैधता और व्यापकता में से एक सही होगी। व्यापकता कैसे सही होगी? व्यापकता का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश एक साथ में कर देना। क्या कहलाएगा? आपका व्यापकता कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? देखो, सर्वप्रमुख विशेषता तो यही होती है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने मूल्यांकन का निर्माण किया था उसी उद्देश्य की पूर्ति कर ले तो वो सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन कहलाएगी। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपने मूल्यांकन बनाया था कि मुझे बालक के अंदर इस चीज की जांच करनी है, यदि वह मूल्यांकन उसी चीज की जांच कर रहा है तो वो सर्वप्रमुख होगी, और उसी चीज की जांच नहीं कर रहा है तो वो सर्वप्रमुख नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है। तो वो कहलाएगा वैधता। दोस्तों, वैधता का अर्थ होता है कि जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया हो उसी उद्देश्य की पूर्ति करना। ये मूल्यांकन का गुण कौन सा कहलाता है? आपका वैधता कहलाता है। जो आपको जांचना है उसी की यदि आपने जांच कर ली मतलब वो कौन सा कहलाएगा? आपका वैध कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता होती है, तो सर्वप्रमुख विशेषता यही होगी। कौन सी? वैधता जो होगी सर्वप्रमुख विशेषता होगी। दोस्तों, यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापक द्वारा किया जाता है। ये कह रहा है मूल्यांकन के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से या परीक्षा से? मूल्यांकन के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन ले लिया, उसके बालक के व्यवहार में क्या निर्णय रहा है, ये निर्णय अध्यापक कब किया? अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय, अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से या परीक्षा से? मूल्यांकन के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय कि अब मुझे बालक के मूल्यांकन के व्यवहार में क्या निर्णय करना चाहिए, क्या चेंजेज करना चाहिए, ये किससे पता चलता है? परीक्षा से या मूल्यांकन से? दोस्तों वो पता चलता है दोस्तों परीक्षा से। क्या पता चलता है? परीक्षा से। कि मुझे परीक्षा लेने के बाद में बालक को ये पता चल जाता है अध्यापक को कि मुझे व्यवहार में किस प्रकार के अपेक्षित चेंजेस करना चाहिए, किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए शिक्षण के अंदर, सहायक सामग्रियों के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंतर्गत। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या निकल जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी की विशेषता नहीं है? यानी मूल्यांकन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी की कौन सी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मितव्ययिता? दोस्तों विभेदीकरण तो होता है, एक अच्छा परीक्षण वही होता है जो बालकों को मानसिक शक्ति के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार अलग अलग भागों में क्या कर दें? विभाजित कर दें। तो विभेदीकरण तो होगा। वैधता तो 100% होता है कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया है उसकी पूर्ति तो करनी है। फिर वस्तुनिष्ठता ये भी होती है कि एक से अधिक अध्यापकों के बाद यदि उस परीक्षण को बार बार चेक किया जा रहा है और प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ये भी उसकी क्या है? एक परीक्षण की अच्छी वैल्यू है। यहाँ परीक्षक के मनोभाव का, उनकी रुचि का, उनकी मनोदशा का प्रभाव परीक्षण के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसे भी हम क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता कहेंगे। तो ये तीनों की तीनों बातें तो हैं दोस्तों। मितव्ययिता नहीं है, तकनीकी विशेषता नहीं है दोस्तों, तो वो कौन सी वाली नहीं है? मितव्ययिता इसकी तकनीकी व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है मूल्यांकन की जो व्यापक नहीं है, संकुचित है? विशेषता तो वो भी है लेकिन व्यापक रूप में नहीं है, संकुचित रूप में। कौन कौन सी? विद्यार्थी की रटन समृद्धि कितनी बड़ी है, इसकी जांच करना। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई। देखिए नीचे से पढ़ते हैं। मूल्यांकन की व्यापकता की विशेषता नहीं है, ये तो व्यापकता ही है। उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई, ये तो मूल्यांकन की व्यापकता कहलाएगी। कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, ये भी तो व्यापकता कहलाएगी। भी कितने अच्छे अधिगम अनुभव रहे इसकी जांच करना, ये भी सही होगा। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ये भी सही है दोस्तों। कि पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य की आपने प्राप्ति की थी उसकी किस सीमा तक जो है बालकों के अंदर बदलाव आ रहा है, ये भी सही है। विद्यार्थी की रटन समृद्धि बड़ी, इसकी जांच करना कि बालक की रटन समृद्धि कितनी बड़ी, ये व्यापक की विशेषता नहीं है, व्यापक विशेषता नहीं है दोस्तों, ये संकुचित विशेषता है, बड़ी विशेषता नहीं है दोस्तों। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा?
ए, बालकों की स्मरण शक्ति चेक की जाती है कि बालक को कितना याद है, लेकिन बालक ने इतना जरूरी भी नहीं है, व्यापक विशेषता नहीं है। बालक ने कितना समझा है ये ज़्यादा जरूरी है, कितना याद है ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो रटना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए अगला प्रश्न बात कर रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया। यह प्रश्न तो कल ही आया था और कल मैंने आपको बताया था मुदालियर आयोग ने। किसने बल दिया था? मुदालियर आयोग का सही आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत जैसी बात ही नहीं। सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न करने चाहिए। मूल्यांकन की निष्पक्षता, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बिना पक्ष वाला मूल्यांकन होना चाहिए। तो मूल्यांकन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, निष्पक्ष मूल्यांकन हो, बनाए रखने के लिए चाहिए कौन से प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न से कभी भी निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि किस बच्चे ने किस प्रकार का उत्तर लाया, अध्यापक हमेशा ब्रह्म में रहता है कि मुझे इस बच्चे को कितने नंबर देने चाहिए और कितने नंबर नहीं देने चाहिए। अति लघु उत्तरात्मक के साथ में भी वही होता है जो निबंधात्मक के साथ में होता है, और अति लघु उत्तरात्मक के साथ में भी वही होता है। निष्पक्ष मूल्यांकन होता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा, कोई पक्ष नहीं। जैसे मान लीजिए अ ब स द 4 ऑप्शन है, अ सही है, आपने यदि अ पे गोला किया होगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे और नहीं किया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। भले आपके पिताजी भी है ना, स्वयं आरपीएससी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ना, फिर भी क्या कर सकते हैं, आपको नंबर नहीं दे सकते यदि आपने सही भरा होगा तो। पेपर आउट भले करवा सकते हैं, लेकिन OMR में जो लिखा है ना उसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन जो होता है वो किसमें होता है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अधिक आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है आपका है, क्योंकि सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने कही थी दोस्तों। ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वो क्या कहलाएगा? बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण, अब ये कह रहा है कि बार बार जांच नहीं करनी है, बार बार प्रयोग करवाना है कि हर बार तो इस प्रश्न का उत्तर लिख, फिर भी लगभग क्या मिल रहा है आपको, परीक्षण समान परिणाम दे, तो वह कौन सा कहलाएगा? वह विश्वसनीय कहलाएगा दोस्तों। वैध तो तब कहलाता जब एक से अधिक अध्यापकों के बार बार परीक्षण यदि बार बार चेक हो रहा है, तब तो वो क्या होगा आपका? वस्तुनिष्ठ होगा। लेकिन ये कह रहा है बार बार प्रयोग, मतलब परीक्षाएं बार बार हो रही हैं, तो परीक्षाएं बार बार किस में होती हैं? विश्वसनीयता में होती है। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा दोस्तों? बी वाला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। वेद्य, व्यापक और वस्तुनिष्ठ यहां पे नहीं होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण होगा विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या व्यापक परीक्षण। मैंने पहले अभी 3 बार तो इसी सेशन में बता दिया मैंने आपको कि इसका मतलब होता है वेद्य परीक्षण का मतलब यही होता है कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो यदि वह परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो तो वो कौन सा माना जाएगा? आपका वेद्य माना जाएगा। आपको टीचर एबिलिटी का टेस्ट दे रहे हो, यदि आपकी वही एबिलिटी अगर चेक करता है तब तो ये वेद्य माना जाएगा, और एबिलिटी टेस्ट नहीं करता है तो ये वेद्य नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि 150 में से 50 नंबर की शिक्षण विधि पूछी जा रही है, क्योंकि वो आपको क्या चेक करना चाह रहा है, एक टीचर के अंदर पढ़ाने के जो गुण होने चाहिए वो आपके अंदर है या नहीं है। विषय वस्तु का ज्ञान बाद में आता है, शिक्षण करवाने का तरीका पहले आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा आपका? वेद्य परीक्षण। बी जो होगा दोस्तों क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न कि किस परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बाल, किसी परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? ये कह रहा है कि जितने भी बच्चे थे उन सारे बच्चों ने क्या किया, एक प्रश्न, सारे प्रश्नों का उत्तर एक जैसा दे दिया। किसी परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दे दिया गया। यह मूल्यांकन के किस गुण का खंडन कर रहा है? उसमें कौन सा अभाव रहा है दोस्तों? देखो वैधता का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य की प्राप्ति करी उस उद्देश्य के क्या कर रहा होगा? वो जांच कर ही रहा होगा। साथ साथ में अपन बात करें दोस्तों वस्तुनिष्ठता का भी नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता का क्यों नहीं होगा? कि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि बार बार जांच करने पर अभाव ना आए।
व्यापकता का मतलब होता है पूरे पाठ्यक्रम का समावेश। यहां पे सही होगा तो विभेदकारिता, विभेदीकरण का अभाव होगा, क्योंकि सारे बच्चों ने उत्तर एक समान दे दिया, मतलब वो परीक्षण क्या नहीं कर पा रहा है, भेद नहीं कर पा रहा है। मानसिक बालकों का भेद, सामान्य बालकों में भेद, मंद बुद्धि बालकों में भेद, वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, बुद्धि के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर बालकों को अलग अलग बांट नहीं पा रहा है। जब सब बच्चों ने एक जैसा उत्तर दे दिया तो बांटेगा कैसे? तो इसमें किसकी गुण की कमी होगी दोस्तों? विभेदकारिता गुण की कमी होगी, क्योंकि वो अपनी क्षमता के अनुसार बालकों का आवंटन नहीं कर पा रहा है। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, वो सिंपल सा प्रश्न है ये तो। किसने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? वही ब्लूम ने बताया था त्रिकोण के रूप में इन्होंने बताया था। सबसे ऊपर रखा था यहाँ पे उद्देश्य, कि सबसे पहले तो आप क्या करो दोस्तों, उद्देश्य का निर्माण करो। उद्देश्य का निर्माण करवा के शिक्षण करवाओगे तो बालकों को अधिगम अनुभव की प्राप्ति होगी, और अधिगम अनुभव की यदि बालकों को प्राप्ति होगी तो अंत में मूल्यांकन करके जांच कर लो कि बालक के अधिगम अनुभव कितने रहे और आपके उद्देश्य की प्राप्ति कैसी हुई। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्माण करो, और उद्देश्य निर्माण के बाद में पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद में क्या ले लो? मूल्यांकन ले लो। मूल्यांकन में जांच कर लो कि भाई उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, जितने प्रभावी रहे उतने ठीक, और जितनी कमी रह गई है उसका वापस क्या करो? उद्देश्य का निर्माण करो, वापस शिक्षण कराओ, वापस अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे, वापस क्या करो? मूल्यांकन करते रहो। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब बालक पूर्ण रूप से सीख नहीं जाता, 100% बालक सीख नहीं जाता। तो ये त्रिमुखी जो दी थी वो किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो ये त्रिमुखी दी गई है आपके ब्लूम के द्वारा दी गई है। ए जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षण में ब्लूप्रिंट, शिक्षण के अंदर ब्लूप्रिंट है। शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला या प्रश्न पत्र का निर्माण। ब्लूप्रिंट क्या है? कोई शिक्षण की आधारशिला नहीं, विद्यालय की भी कोई आधारशिला नहीं दोस्तों, छात्रों की भी कोई आधारशिला नहीं है दोस्तों। ब्लूप्रिंट का काम केवल और केवल क्या है? प्रश्न पत्र का निर्माण करना। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी। पहले वाले इसमें ऑप्शन निकालेंगे, ठीक है, डी। क्या सही हो जाएगा भाई? डी। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसके माध्यम से सामाजिकरण का मापन व विश्लेषण किया जाता है? ये कह रहा है मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसके माध्यम से सामाजिकरण का मापन और विश्लेषण किया जाता है, कि समाज में इसकी क्या वैल्यू है, सामाजिकरण का मापन किया जाता है, सामाजिकरण में उसका विश्लेषण किया जाता है। निरीक्षण के द्वारा, समाज मिति के द्वारा, संचय अभिलेख या परीक्षा के द्वारा। देखो निरीक्षण के द्वारा केवल जांच की जाती है, अध्ययन किया जा सकता है। संचित अभिलेख में बालक के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। परीक्षा आप समझते हो, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समाज मिति। समाज मिति, हाँ वही समाज मिति जो मोरेनो को द्वारा दी गई थी, मोरेनो के द्वारा। यह एक प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? चुनाव की प्रक्रिया है। इस चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि किसको समाज के लेवल पर चुनना है। आप विद्यालय स्तर पर जब छात्र संगठन का गठन करते हो, जैसे सांस्कृतिक मंत्री बनाते हो, स्वास्थ्य मंत्री बनाते हो, है ना, अध्यक्ष बनाते हो, तब क्या करना पड़ता है? आपको चुनाव करना पड़ता है। चुनाव कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे होंगे जो डांस की एक्टिविटी में अच्छे होंगे, गाने में अच्छे होंगे, तो आप सांस्कृतिक मंत्री कैसे बनाओगे? तो क्या करते हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं ना उनको एक साथ में बुला लेते हैं। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को आपने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब समाज में इसकी वैल्यू क्या है, मतलब उस विद्यालय के बच्चों के बीच में इनकी वैल्यू क्या? अब बालकों को क्या करोगे कि इन सबको आपको क्या देना है? वोट देना है। तो प्रत्येक बालक इन चारों को वोट देगा। कैसे देगा? इसको भी वोट देगा कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद ये है। दूसरा बालक देगा कि नहीं मेरे हिसाब से पहले नंबर पे इसको बनाओ, दूसरे पे इसको बनाओ, तीसरे पे इसको बनाओ और चौथे पे इसको बनाओ। इसके आधार पर उसकी वैल्यू चेक की जाती है। फिर जो जिसका पहली पसंद सर्वाधिक जिसकी होगी उसको क्या बना दिया जाएगा? वो उस पद का भार उसको दे दिया जाएगा। तो ये कह रहा है भाई सामाजिकरण मापन विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपके समाज समिति विधि द्वारा, जो किसके द्वारा दी गई थी? मोरेनो के द्वारा दी गई थी। बी जो होगा दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक एमए पास छात्र के लिए तीसरे वर्ग की अंक गणित की समस्याओं के समाधान करने का एक उदाहरण है कि एमए पास कोई छात्र हैं, किसी ने एमए पास कर लिया, छात्र के लिए वर्ग की तीसरे वर्ग की अंक गणित की समस्याओं के समाधान करने का एक उदाहरण है। गति परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण या कोई नहीं। ये कह रहा है कि एक लड़के ने एमए कर रखी है, एमए कर रखी है, तो उसको क्या कर रहा है? तीसरे वर्ग की अंक गणित की समस्याओं का समाधान। तो इसके द्वारा केवल यही देखा जा रहा है कि वो कितनी स्पीड से इस चीज को हल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अशाब्दिक परीक्षण या शक्ति परीक्षण नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी गति का परीक्षण हो रहा है कि उसने एमए कर रखी है तो ये इस चीज को कितनी तेज गति से सही कर सकता है। यहाँ पे गति परीक्षण आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न,
उत्तम परीक्षण का कौन सा गुण नहीं है, इसमें से एक उत्तम परीक्षण का कौन सा गुण नहीं है दोस्तों? विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण या रचनात्मकता। दोस्तों विश्वसनीयता तो होनी चाहिए, बिना विश्वसनीयता से कोई अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? वैधता भी होती है, मानकीकरण भी होता है दोस्तों। मानक कहना एक अच्छे मूल्यांकन का गुण माना जाता है। मानक का मतलब होता है समान बुद्धि स्तर वाले या एक ही उपलब्धि वाले बालकों का मूल्यांकन एक साथ में लेना चाहिए, ये भी अच्छी मूल्यांकन की। रचनात्मकता नहीं होगी दोस्तों, ये पूछा कौन सा गुण नहीं है, तो ये रचनात्मकता वाला गुण नहीं है। डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव परीक्षण की वैधता पर नहीं पड़ता? इनमें से किसका प्रभाव परीक्षण की किसके ऊपर वैधता पर नहीं पड़ रहा है दोस्तों? परीक्षण की लंबाई, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, समूह में छात्र की क्षमता, परीक्षण की व्यवहारिकता। ये कह रहा है वैधता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। वैधता का मतलब होता है दोस्तों जिस उद्देश्य का निर्माण किया है उसकी प्रति। परीक्षण की लंबाई, ये दो इसका ये कह रहा है कि भी देखो परीक्षण की व्यवहारिकता का भी पड़ेगा, समूह में छात्रों की क्षमता का भी पढ़ सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का भी पढ़ सकता है और परीक्षण की लंबाई का भी पढ़ सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है भाई निम्नलिखित में से किसका प्रभाव परीक्षण की वैधता पर नहीं पड़ता है, कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति करने में रोक दे दोस्तों। तो ये नहीं पड़ेगा, तो ये पड़ेगा दोस्तों परीक्षण की व्यवहारिकता पर। किसका? देखो परीक्षण की लंबाई, बिल्कुल परीक्षण की लंबाई, इसका ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का भी प्रभाव पड़ सकता है, समूह छात्रों की क्षमता का भी पड़ सकता है। परीक्षण की व्यवहारिकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। किसके ऊपर? उद्देश्य के ऊपर। क्योंकि व्यवहारिक नहीं, वो पेपर जो होगा, परीक्षण जो होगा ना, वो पिंक पॉइंटेड सही बात गिनेगा, व्यवहारिक रूप नहीं गिनेगा कि व्यवहारिकता का इसका उपयोग कैसा है। तो डी इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 से 5 साल के बच्चों को बुद्धि परीक्षण बना रहे हो तो आपके परीक्षण के लिए कौन सा मानक सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा? आप मान लीजिए कक्षा 1 से 5वीं क्लास के बच्चों का बुद्धि परीक्षण बना रहे हो, IQ टेस्ट बना रहे हो, तो सबसे अच्छा मानक इनमें से सबसे बढ़िया आपके लिए क्या रहेगा? वर्ग मानक, आयु मानक, दोनों या दोनों नहीं दोस्तों, सबसे बढ़िया रहेगा आपका आयु मानक। केवल उन बच्चों की आयु क्या है, आयु के आधार पर ही आप उसका क्या बनाओ, बुद्धि का टेस्ट बनाओ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आयु के आधार पर ही टेस्ट कर सकते हो प्राइमरी क्लास के बच्चों के पास में, बाकी किसी का अनुभव इतना नहीं होता है। यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी परीक्षा में छात्र छात्राओं के सामने एक कथन रखा जाता है और उन्हें ठीक उत्तर को रेखांकित करना होता है। यानी क्या करना होता है, एक प्रश्न रख दिया गया और उसके सामने कुछ शब्द जिसको रेखांकित करना है भाई, तो वो इसमें से कौन सा प्रश्न है? बहुविकल्पी, सत्य असत्य, पूर्ति परीक्षा, लघु उत्तर। लघु उत्तर में नीचे लिखना पड़ेगा, बहुविकल्प में ऑप्शन भरना पड़ेगा, पूर्ति परीक्षा में लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है किसी परीक्षा में छात्र छात्राओं के सामने कथन रखा जाता है, उन्हें ठीक उत्तर को रेखांकित करना है, केवल रेखा करना है कि ये सही है या नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि राइट और गलत का निशान लगाना है आपको। रेखा का मतलब यही हो गया। तो इसमें भी शब्द लिखना पड़ रहा है, इसमें भी लिखना पड़ रहा है, इसमें भी लिखना पड़ रहा है, केवल रेखा का निशान इसी में किया जाना पड़ रहा है। तो सत्य असत्य बी जो होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, उत्तम परीक्षा की विशेषता है। एक अच्छी परीक्षा की क्या विशेषता है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या सभी? ये सभी के सभी एक उत्तम परीक्षा के गुण है दोस्तों। यहाँ पे डी उत्तर सही होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, जो शिक्षण कराया गया है उसी परीक्षण लेना मूल्यांकन की कौन सी विशेषता कहलाती है? व्यवहारिकता, उपयोगिता, संतोष या मानक? देखो व्यवहारिकता और उपयोगिता का मैंने पहले आपको समझा दिया। व्यवहारिकता का मतलब व्यवहारिक होना चाहिए, उपयोगी मतलब बालक के जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, मानक मतलब एक ही कक्षा के बालकों का लेना। तीनों काट दो, संतोष अपने आप में सही बचेगा। जो पढ़ा रहा है उस वही परीक्षा में आ जाए तो बालकों की संतोष की प्राप्ति होती है। जिसका शिक्षण करवाया जा रहा है परीक्षा में वही आना चाहिए, तभी बालकों को किसकी प्राप्ति होगी? संतोष की प्राप्ति होगी। तो ये उत्तर जो सही होगा ना, क्या होगा आपका? सी। मैं आपको शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूं, यदि इसमें से प्रश्न आपके रीट में आ जाते तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? संतोष की प्राप्ति होगी। और इसमें से नहीं आएंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? असंतोष की प्राप्ति होगी ना। तो संतोष की प्राप्ति का मतलब होता है जो शिक्षण कराया गया, जो पढ़ाया है वही पूछना, कौन सा गुण कहलाएगा? संतोष। ये कह रहा है अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? अवधारणा किसकी? मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन तो है नहीं। मूल्यांकन की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? मूल्यांकन की अवधारणा को सबसे पहले स्क्रीवेन के द्वारा स्पष्ट किया गया दोस्तों, है ना। किसके द्वारा किया गया? तो स्क्रीवेन के द्वारा किया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्क्रीवेन। 1969 लगभग सन है इसका। ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किसने किया था? स्क्रीवेन ने किया था। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है।
मूल्यांकन की दो प्रविधि होती है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोस्तों। ये कह रहा है मौखिक, लिखित, रेटिंग स्केल या सभी। देखिए मौखिक और लिखित होती है ना, ये गुणात्मक नहीं, ये मात्रात्मक वाली है। गुणात्मक है दोस्तों रेटिंग स्केल, जहां बालकों के किसी एक विशेष गुण का पता करने के लिए जिसकी जांच की जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण मापनी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी, ये गुणात्मक। रेटिंग स्केल, संचित अभिलेख, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, एनालिटिक रिकॉर्ड, अवलोकन, निरीक्षण, ये क्या है, सारी की सारी ये गुणात्मक प्रविधियां हैं दोस्तों। ये वहां पर मूल्यांकन पढ़ाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगी। मूल्यांकन की विशेषता है निदान करना, उपचार करना, निर्देश देना। बिल्कुल, निदान भी किया जाता है, उपचार भी किया जाता है, बालकों को निर्देश भी दिया जाता है, सभी, इसमें कोई समझने जैसी बात नहीं है। डी क्या हो जाएगा, अपने आप में सही प्रश्न हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन तभी लिया जा सकता है जब शिक्षण कराया गया हो, जब उद्देश्य बनाए गए हो, जब उद्देश्य के साथ शिक्षण कराया गया हो, या सभी। देखो केवल शिक्षण कराया गया हो तभी मूल्यांकन लो तो संभव नहीं है, क्योंकि उद्देश्य आपने बनाए नहीं थे। केवल उद्देश्य बना दिया और शिक्षण कराया ही नहीं है। ये कह रहा है मूल्यांकन तभी लिया जा सकता है जब उद्देश्य के साथ में शिक्षण करवाया हो। पहले आप उद्देश्य का निर्माण करोगे तभी तो मूल्यांकन में प्रश्न पूछोगे। गुरुजी अगर उद्देश्य बनाए ही नहीं है तो मूल्यांकन में प्रश्न किसके पूछोगे। मूल्यांकन में पूछा क्या जाता है, उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है। जब उद्देश्य बनाए नहीं तो पूर्ति कहां तक हुई, कैसे पता चलेगा। इसलिए सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, जब उद्देश्य के साथ में शिक्षण कराया जाए। सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। देखिए पाठ योजना में मूल्यांकन का आधार होता है, ये दो चीज समझ लेना। यदि प्रश्न ऐसे पूछे आपको कि केवल ऐसा प्रश्न है मूल्यांकन का आधार होता है, तो मूल्यांकन का आधार होता है दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य। लेकिन ऐसे पूछ ले आपको कि पाठ योजना में मूल्यांकन का आधार होता है, तो पाठ योजना में मूल्यांकन का आधार होता है दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य। इसी को हम कहते हैं प्राप्य उद्देश्य, इसी को हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य कह दो, विशिष्ट उद्देश्य कह दो, या शिक्षण उद्देश्य कह दो, तीनों एक ही मतलब है। तो ये पूछ रहा है आपसे, ये क्या पूछ रहा है आपको कि पाठ योजना में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो पाठ योजना में जो मूल्यांकन का आधार होता है दोस्तों, पाठ योजना में मूल्यांकन का आधार होता है आपके शिक्षण उद्देश्य। यहां जो आपके सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जो होगा आपके सही उत्तर हो जाएगा। और आज जो है अपन ने कर ली ये 50 प्रश्नों का सफर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ये आज अपन के हो जाते हैं दोस्तों 1650 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। बहुत जल्दी नजदीक पहुंचने वाले दोस्तों, बहुत अधिक जल्दी से जल्दी अपन इस 2100 प्रश्नों का क्या कर देंगे, सफर कंप्लीट कर देंगे। 2100 प्रश्न आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब 1650 तक पहुंच के ना 450 प्रश्नों का सफर और बचता है ना। मुश्किल से 7-8 क्लासों का मैटर रहा है, 7-8 क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भी तैयारी शुरू रखेंगे। अभी आपके थ्योरी क्लासेस नहीं आ रही, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं आपकी थ्योरी क्लासेस वापस से स्टार्ट कर दूंगा। ये 2-5 दिन जितने भी नवरात्रि वगैरह पूरी हो जाती है तब तक रुकिए, जब तक मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा और वापस से आपकी थ्योरी क्लासेस भी क्या कर दी जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कोरोना महामारी जो बहुत भयंकर रूप से फैल रही है, आप अपने आप को सतर्क रखें। घर से बाहर जाए तो मास्क लगा करके जाए, सोशल डिस्टेंस जो है ना बना करके रखें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है दोस्तों। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से, अच्छे तरीके से और अग्रसर करते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई राधे राधे।